नमस्कार, मैं हूं सौरभ। नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश कैसे रची जाती है? राहुल गांधी ने आज कुछ तस्वीरें वायरल की हैं और ये पहला मौका नहीं है, आपको 10 साल पीछे भी हम लेकर चलेंगे। मोदी के बारे में आज हम किसी नेता की बात आपको नहीं सुनवाएंगे। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने मोदी के बारे में एक किताब लिखी है। उस किताब के कुछ पन्ने हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने पढ़े, उनकी रिपोर्ट देखिए और मोदी के दुश्मनों के बारे में कई बातें आप बिल्कुल साफ जान जाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाए गए? क्या मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने एक प्लान बनाया था? ये तस्वीर याद है आपको? अगर नहीं तो चलिए आपको आज से 10.5 साल पीछे ले चलते हैं। ये 27 मार्च 2010 की तस्वीर है। इस वक्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात दंगों की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया था। नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे एसआईटी ऑफिस में घुसे थे और आधी रात तक नरेंद्र मोदी से पूछताछ चलती रही थी। इसमें सिर्फ एक ब्रेक लिया गया था। नरेंद्र मोदी से 9 घंटे की पूछताछ में क्या क्या हुआ, ये उस समय के एसआईटी चीफ आर.के. राघवन से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर राघवन ने अपनी किताब में उस दिन का ब्यौरा लिखा है। रोड वेल ट्रेवल्ड किताब में राघवन ने लिखा, नरेंद्र मोदी से 9 घंटे पूछताछ एसआईटी ऑफिस में मेरे चैम्बर में हुई। मोदी से पूछताछ करने वाले अशोक मल्होत्रा ने बाद में मुझे बताया कि देर रात तक चली मैराथन पूछताछ में मोदी पूरी तरह शांत और गंभीर रहे। उन्होंने किसी सवाल से बचने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी सवाल को टाला। जब मल्होत्रा ने उनसे पूछा कि क्या वो लंच ब्रेक लेना चाहते हैं तो उन्होंने मना कर दिया। वो अपने लिए पानी की बोतल लेकर आए थे। 100 से ज्यादा सवालों की पूछताछ के दौरान मोदी ने एसआईटी की चाय पीने से भी इनकार किया। बहुत अनुरोध करने पर वे एक शॉर्ट ब्रेक के लिए राजी हुए। वो ब्रेक असल में मोदी से ज्यादा मल्होत्रा को राहत देने वाला था। वो ऐसी ऊर्जा वाले आदमी हैं। नरेंद्र मोदी से वो पूछताछ गुलबर्गा सोसाइटी केस में हुई थी। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह पूछताछ का ये सबसे बड़ा वाकया था। एसआईटी में एक वक्त हमें लगा कि राज्य सरकार पर लगे कई आरोपों के बारे में हमें मुख्यमंत्री से पूछताछ करनी होगी। हमने ये बात उनके स्टाफ को बताई कि मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए खुद एसआईटी ऑफिस आना पड़ेगा। अगर हम बाहर कहीं मिलते तो इसे फेवर समझ लिया जाता। वो हमारा स्टैंड समझ गए और गांधीनगर के गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स में बने एसआईटी ऑफिस आने के लिए तुरंत राजी हो गए। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री से पूछताछ खुद एसआईटी चीफ को करनी चाहिए थी, लेकिन आर.के. राघवन ने जानबूझकर एसआईटी के मेंबर अशोक मल्होत्रा को ये काम सौंपा था। राघवन के मुताबिक मैंने अशोक मल्होत्रा से पूछताछ कराने का फैसला किया। कई लोग मेरे अलग हो जाने से हैरान रह गए। मेरा फैसला मुख्य रूप से ऐसे आरोपों से बचने के लिए था कि मैंने मोदी के साथ डील कर ली है। बाद में एमिक्स क्यूरी हरीश साल्वे ने भी मेरे इस स्टैंड का समर्थन किया था। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी उपस्थिति से मोदी के बयान का प्रभाव कम हो जाता और उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती। अहमदाबाद की गुलबर्गा सोसाइटी में हुई आगजनी में 39 लोग मारे गए थे। दंगे के बाद पूर्व सांसद एहसान जाफरी और 30 अन्य लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बाद में उनको भी मृत मान लिया गया। एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने आरोप लगाया था कि मौत से पहले एहसान जाफरी ने सीएम ऑफिस फोन करके मदद मांगी थी, लेकिन कोई मदद नहीं आई। एसआईटी ने इन आरोपों की विस्तार से जांच की। आर.के. राघवन ने अपनी किताब में लिखा, एसआईटी की जांच में ये साबित नहीं हो पाया कि मुख्यमंत्री दोषी थे। इस बात के कोई रिकॉर्ड नहीं मिले कि एहसान जाफरी ने मुख्यमंत्री कार्यालय फोन करके नरेंद्र मोदी से संपर्क करने की कोशिश की थी। 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए। ये भी कहा गया कि गोधरा कांड के अगले दिन यानी कि 28 फरवरी 2002 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात पुलिस के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों को यह ऑर्डर दिया था कि वो हिंदुओं को ना रोकें। ऐसे आरोप लगाने वालों में सबसे प्रमुख नाम था संजीव भट्ट का, जिनको बाद में कई आपराधिक मामलों में मुजरिम पाया गया और अब उन्हें नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया है। संजीव भट्ट ने जो भी आरोप लगाए थे एसआईटी की जांच के सामने वो गलत पाए गए। आर.के. राघवन के मुताबिक हमने मुख्यमंत्री की बैठक में मौजूद हर व्यक्ति की पहचान की। उनमें से किसी ने भी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को इस तरह के कोई गैर कानूनी आदेश दिए थे।
ऐसा भी कुछ नहीं मिला जिससे पता चले कि आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट उस मीटिंग में मौजूद थे, जैसा कि वो दावा करते हैं। वो बहुत जूनियर अधिकारी थे और उस मीटिंग में आमंत्रित नहीं थे। इसके अलावा उस मीटिंग में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने एसआईटी को नहीं बताया कि उन्होंने संजीव भट्ट को वहां देखा था। एसआईटी की जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को सारे आरोपों से बरी किया। कोर्ट ने अंत में वही कहा जो 27 मार्च 2010 को नरेंद्र मोदी ने कहा था। आज 27 तारीख को मैं एसआईटी के सामने प्रस्तुत हूं। विस्तार से बातचीत उन्होंने मेरे से की है। उनको जो सवाल पूछने थे मैंने पहले से ही कहा है कि भारत के संविधान, भारत का कानून सुप्रीम है और नागरिक के नाते एवं मुख्यमंत्री के नाते मैं भारत के संविधान से, भारत के कानून से बंधा हुआ हूं। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है और आज मेरे व्यवहार ने, मेरे आचरण ने भांति भांति की बातें फैलाने वालों को करारा जवाब दे दिया है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार की बातें अब वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप बंद करेंगे। पीएम मोदी ने 10 साल पहले जिस वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप का जिक्र किया था, असल में वो लंबे समय से मोदी के पीछे लगा हुआ है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेटवर्क के लोग गुजरात दंगों के बाद से ही मोदी के पीछे पड़ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जब एसआईटी बनाई तो यही लोग एसआईटी को भी डिस्क्रेडिट करने में जुटे रहे। एसआईटी के तत्कालीन चीफ आर.के. राघवन ने साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे गुजरात की तत्कालीन सरकार को बदनाम करने के लिए झूठे और बेतुके आरोप लगाए गए जो जांच में कहीं नहीं टिक पाए। राघवन ने लिखा है, मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने इतने लंबे समय तक ये मुश्किल काम किया। मेरे काम को कुछ बहुत ही काबिल अफसरों ने हल्का किया। गीता जौहरी, शिवानंद झा और आशीष भाटिया, ये सभी गुजरात कैडर के आईपीएस अफसर थे। ये दुखद है कि एसआईटी के शुरुआती दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 अफसरों को हटा दिया। उनके खिलाफ कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों ने मनगढ़ंत आरोप लगाए थे, जिनको एक पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन था। वे सब गुजरात की तत्कालीन सरकार को बदनाम करना चाहते थे। मोदी को बदनाम करने वाला वेस्टेड इंटरेस्ट किसी और का नहीं, कांग्रेस पार्टी का था। एसआईटी की पूछताछ के 2 दिन बाद 29 मार्च 2010 को नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग लिखा था, मैंने कानून की प्रक्रिया में सहयोग किया और उसकी प्रधानता को स्वीकार किया। मैं लोगों को उनके समर्थन और उस मुश्किल वक्त में उनकी दुआओं के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। तीस्ता सीतलवाड़, आर.बी. श्री कुमार और संजीव भट्ट, ये तीनों नरेंद्र मोदी के कटु आलोचक थे। गुजरात दंगों के बाद कई साल बाद तक वे सक्रिय रहे। वे हमेशा मोदी विरोधी पार्टी के संपर्क में रहते थे और जांच अधिकारियों को भी डिस्क्रेडिट करते रहते थे। आर.के. राघवन ने अपनी किताब में उनके बारे में भी विस्तार से लिखा है। मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए, पहले दबी जुबान से फिर खुलेआम। खुशकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट ने मेरा साथ दिया। मैं उनको खटकता था क्योंकि मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि राज्य प्रशासन ने उन दंगाइयों का साथ दिया जो मुसलमानों को निशाना बना रहे थे। हमारी जांच क्लिनिकल और प्रोफेशनल थी। नरेंद्र मोदी पर लांछन लगाने की कोशिश बहुत की गई, मगर मोदी आज बेदाग हैं। एसआईटी की लंबी जांच के बाद 2012 में मोदी को क्लीन चिट मिली, जिसे कोर्ट ने भी मंजूर किया। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट तक में चुनौती दी गई, लेकिन सच तो सच है, मोदी जांच की हर आंच में सच्चे निकले। बिहार का चुनाव इस साल का सबसे ज्यादा सस्पेंस वाला चुनाव है। इसके पहले राउंड का प्रचार आज खत्म हो गया। आज भी तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और दूसरे नेताओं की रैलियां हुई। क्योंकि ओपिनियन पोल पर पाबंदी है, इसलिए हम डायरेक्ट वो बातें आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जनता है कि बहुत कुछ अपनी बातों में कह देती है और संकेतों में समझा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां, नीतीश कुमार की 50 से ज्यादा रैलियां, तेजस्वी की 50 से ज्यादा रैलियां, राहुल गांधी की सिर्फ 2 रैलियां। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद।
तेजस्वी यादव जिंदाबाद। रैलियों की संख्या तय करती है नेता की हैसियत, मगर हम ये सब क्यों बोले, आप खुद सब देखते जाइए। 28 अक्टूबर को बिहार के पहले चरण की 71 सीटों पर इन 4 नेताओं का टेस्ट है। इस बार का चुनाव अलग है, युवा जोश बनाम अनुभव ठोस की टक्कर है। आखिर वोटरों के दिमाग में क्या चल रहा है, बिहार के वोटर किसे वोट देने वाले हैं, उन्होंने उसका पूरा क्लासिफिकेशन कर दिया है। 28 तारीख को जब ईवीएम पर पहुंचे तो बटन दबाने से पहले ये चीजें उनके दिमाग में होंगी। सबसे पहले दिमाग में चल रहा प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, जिस पर उन्हें भरोसा है। क्या जंगल राज में कभी भी विकास और लोकतंत्र के मूल्य फल फूल सकते हैं? बिहार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का हकदार है। लोकसभा चुनाव में इसी भरोसे के बल पर 39 सीटें मोदी को मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में यह भरोसा फिर जगेगा, यह बड़ा सवाल है। एनडीए के पोस्टर बॉय अब भी नरेंद्र मोदी हैं। बिहार में इस सच को जान लिया गया है, पहचान लिया गया है, इसीलिए मोदी आगे हैं, नीतीश पीछे हैं। चेहरा क्यों इन पोस्टर्स पर एनडीए गठबंधन ने सिर्फ और सिर्फ मोदी का चेहरा लगाया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछले 15 सालों के काम के बाद इस बार कुछ हद तक नाराजगी देखी जा रही है। शायद यही नाराजगी दूर करने के लिए बिहार की सड़कों पर उनका चेहरा कम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा ज्यादा नजर आ रहा है। वोटरों के दिमाग में नीतीश कुमार चल रहे हैं, जो 15 साल से लगातार बिहार की कुर्सी पर काबिज हैं। नीतीश अपने काम के दम पर वोट मांग रहे हैं और उस 15 साल पुराने अतीत का भी जिक्र कर रहे हैं, जिससे त्रस्त होकर उन्हें मौका मिला था। नीतीश कह रहे हैं 15 साल पीछे जाओ, अगर इस बार हम गए तो सब फिर वापस आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग तो काम करते रहे और जानते हमको प्रचार में रुचि नहीं है। बहुत लोगों की रुचि बयानबाजी और प्रचार में ही है, काम में रुचि नहीं है। हमारी रुचि काम में है। लोग देख लें पहले क्या था, आज क्या है, और नई पीढ़ी के लोगों को बता दें। वोटरों के दिमाग में तीसरी तस्वीर तेजस्वी की है, जिसके चेहरे पर वोटरों का एक हिस्सा जो बदलाव चाह रहा है, जंगल राज वाली थ्योरी को दरकिनार कर भूलने को तैयार है। तेजस्वी ने उन मुद्दों को उठाया है जिस पर नीतीश सरकार बैकफुट पर है। पहला हस्ताक्षर चलेगा, देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे एक साथ 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, 10 लाख नौजवानों को इकट्ठे एक सिग्नेचर में 10 लाख नौकरी देने का हम काम करते हैं। नौकरी और बेरोजगारी जैसे युवाओं के मुद्दे उठाकर तेजस्वी ने पहले राउंड की फाइट क्लियर कर दी है, साथ साथ दूसरे राउंड का प्लॉट भी तैयार कर लिया है। जहाज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भूखमरी बढ़ी हुई है। मतलब पहले बेरोजगारी और दूसरी महंगाई। नीतीश की जंग तेजस्वी ने कठिन तो कर दी है। तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं और लालू प्रसाद जी भी चुनाव में नौटंकी करते थे, तो उनका असर तेजस्वी पर भी है। जहां तक प्याज का सवाल है, भारत सरकार ने समय रहते प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। नेफेड के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। देश भर में नेफेड ने प्याज रिलीज करना शुरू कर दिया है।
वोटर के दिमाग में चौथा चेहरा राहुल गांधी का है, जो अपने अलग टोन पर हैं। दशहरे के दिन पंजाब से एक वीडियो रिलीज हुआ। किसानों के कंधे का सहारा है, मगर टारगेट पर मोदी थे। इसका इफेक्ट बिहार चुनाव पर दिखने लगा। हमने कब जायज ठहराया? हम तो ये पूछ रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके पुतले फूके जा रहे हैं, आप उन लोगों की बात सुनिए। मोदी जी ने प्रण किया है कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। कांग्रेस की आमदनी दुगनी नहीं कर रहे हैं, किसानों की आमदनी। इसलिए उस रास्ते से ना वो हटे हैं ना हटेंगे। ये सब उतला पुतले के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं ये फैमिली फोटो फ्रेम में पार्टी के लोग। 28 अक्टूबर को पहले राउंड की वोटिंग में बिहार के वोटरों के दिमाग में यही 4 चेहरे घूम रहे होंगे। इन्हीं 4 चेहरों को देखकर बिहार की जनता अपनी सरकार तय करेगी। सबका अपना अपना दावा है। मोदी को नीतीश पर भरोसा है, नीतीश को खुद की जीत पर। एनडीए की सरकार बनेगी। तेजस्वी कह रहे हैं जनता बदलाव चाहती है, नीतीश की सरकार जाना तय है। सवाल है कि आखिर इस बार इन 71 सीटों पर क्या समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि पिछली बार नीतीश और लालू साथ लड़े थे तो करीब 46 सीटों पर लालू नीतीश का कब्जा था। आरजेडी 25, जेडीयू 21, बीजेपी 14, कांग्रेस 8, हम 1, सीपीआई 1, निर्दलीय 1। लेकिन इस बार खिलाड़ी बदले हुए हैं, माहौल बदला हुआ है। लालू नीतीश का नहीं, इस बार मोदी नीतीश का कॉम्बिनेशन है। कास्ट फैक्टर बदला हुआ है, जो इस बार के चुनाव में भी बड़ा रोल अदा करने वाला है। ऐसे में नीतीश 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मात देकर बीजेपी के साथ कितनी सीट हासिल करते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि तेजस्वी ने जिस तरह से अपनी लालटेन में बेरोजगारी और महंगाई का ईंधन डाला है, उसके बाद से नीतीश के लिए लड़ाई आसान नहीं दिख रही। बिहार में जाति है कि सियासत से जाति नहीं। नौजवानों को नौकरियों का ख्वाब दिखा रहे तेजस्वी यादव पहले चरण के मतदान से पहले ही जाति पर आ गए। सासाराम की रैली में राजपूत समुदाय पर इशारों में निशाना लगाया और लालू यादव के जमाने में जुमले याद दिला दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बयान के बाद जब तेजस्वी पर निशाना साधा तो रघुवंश प्रसाद सिंह के अपमान को मुद्दा बना दिया। रघुवंश बाबू जाति से राजपूत थे और आखिरी वक्त उन्होंने आरजेडी छोड़ने का फैसला किया था। नौजवानों को सरकारी नौकरी। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब, लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब। 10 लाख नौकरियां बांटते बांटते आखिरकार तेजस्वी यादव वहीं आ गए जहां लालू यादव की राजनीति 90 के दशक में थी। राजपूतों पर कमेंट के बहाने पिछड़े वोटरों को लुभाने के लिए अलग से ये दांव कुछ तो कहता है। कहते थे इस बार हर वोटर हमारा है, नौजवान का सहारा है, लेकिन आखिरकार गणित वहीं आकर खड़ी हो गई। वोट जाति के नाम पर ही चाहिए, अगड़ों पर हमला करके ही मिलेगा। अरे लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब, सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। सब लोगों को साथ लेके चलना है ना। तो मौका पाने साल है ना, मौका मिले के चाहिए। 15 साल जो व्यक्ति रोजगार नहीं दिया, कारखाना नहीं लगा, गरीबी नहीं मिटा, वो अगला 5 साल काम करेगी। अब गरीबी खत्म करना था तो गरीबी के मुँह आते मजदूरों से फसल रहा तो मुंह फेर ले। तब हेलीकॉप्टर नहीं चला, तब कहते थे जो जहाँ वहीं रहो। अरे नीतीश कुमार जी रोजगार देते थे तो बिहार में रहते।
तेजस्वी ने ये बात सासाराम में ही क्यों कही, ये भी समझने की जरूरत है। बाबू साहब का मतलब बिहार में राजपूत होता है। बिहार में अगर आप इलाकावार जाति का समीकरण नहीं समझते तो राजनीति का अंक गणित आपसे हल नहीं होगा। आइए अब बताते हैं सासाराम का हिसाब, मगर उससे पहले जान लीजिए कि रोहतास जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। चिनारी, सासाराम, करघर, दिनारा, नोखा, डेहरी, काराकाट। जातीय समीकरण की बात करें तो कोयरी और मुस्लिम इस सीट पर निर्णायक भूमिका में रहे हैं, जबकि राजपूत और यादव भी ठीक ठाक संख्या में। सासाराम सीट पर पिछले कुछ चुनावों में आरजेडी और बीजेपी में कांटे का मुकाबला रहा। 2015 में इस सीट पर आरजेडी के अशोक कुमार का कब्जा रहा, लेकिन आरजेडी विधायक के जेडीयू में शामिल होने के बाद से सासाराम सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। मगर मजेदार तो दिनारा विधानसभा सीट है, जहां 2 राजपूतों के बीच टक्कर है। एक नीतीश सरकार के मंत्री हैं और दूसरे बीजेपी छोड़कर गए राजेंद्र सिंह, जो एलजेपी के टिकट पर खड़े हैं। बिहार में जिन 71 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं, उनमें आरजेडी के 42 उम्मीदवारों में सिर्फ 4 सवर्ण हैं, 2 वैश्य हैं, 19 यादव हैं, 8 दलित हैं, 3 अति पिछड़े हैं, 2 कुशवाहा हैं, 3 मुसलमान हैं, 1 आदिवासी समुदाय से है। हवाई भाषण वालों को बिहार से भगाएंगे, सच्चे कर्मठ तेजस्वी को हम तो जिताएंगे। आरजेडी लालू के जमाने से समझती है कि उसका कैचमेंट एरिया सवर्णों वाला नहीं है, उसका कोर वोटर यादव है और मुसलमान का साथ है। जिस एमवाई समीकरण के सहारे उसने 15 साल तक बिहार पर राज किया। बिहार में लालू एक दौर में नारा लगाते थे, भूरा बाल साफ करो। ये भी अगड़ों के खिलाफ उछाला गया नारा था। भू का मतलब भूमिहार, रा का मतलब राजपूत, बा का मतलब ब्राह्मण, ल का मतलब लाला यानी कायस्थ और वैश्य। ये सारा वोट बैंक बीजेपी का था, अगड़ा था और लालू इसी से टक्कर लेते थे। इसी के खिलाफ उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की थी। तेजस्वी नई जनरेशन से थे, उम्मीद थी कि वो बदलते बिहार को समझ रहे होंगे। नीतीश कुमार ने वैशाली की रैली में तेजस्वी के बयान पर रघुवंश प्रसाद सिंह के बहाने करारा हमला किया। और आप जरा सोच लीजिए, जो रघुवंश बाबू 1990 से लगातार साथ देते रहे, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया हम लोग तो शुरू से जानते। केंद्र में भी मंत्री थे, उन्होंने विशेष काम किया और जो कुछ भी उनसे संभव था उन्होंने काम करने की कोशिश की है। और आज जो लोग सत्ता हासिल करने के चक्कर में समाज में फिर से टकराव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने इनके साथ क्या व्यवहार किया साहब, उनकी तबीयत खराब और उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, ये बहुत ही दुखद है। और जान लीजिए, इस तरह के लोग किसी को अपना नहीं मानते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है। पति पत्नी बेटा बेटी इसके अलावे और कोई सोच नहीं है। और हम सब लोगों का सोच है पूरा बिहार एक परिवार और सबको आगे बढ़ाना हम लोगों का कर्तव्य है। बिहार अभी भी उस अतीत से मुक्त नहीं हो पाया है जिस पर आज भी सियासत जारी है। 15 साल के जंगल राज पर लालू के विरोधी हमलावर हैं। तेजस्वी में संभावना देख रहा सामान्य नौजवान इस बयान से बिदकेगा। ये आरजेडी के विरोधी समझते हैं तो हमले का मौका चूकते नहीं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तेजस्वी के बाबू साहब रिमार्क पर तत्काल पलटवार किया। मित्रों, नेता प्रतिपक्ष ने रोहतास के एक सभा में सवर्ण जातियों को गालियां देते हुए जो आपत्तिजनक बातें कही हैं वो बहुत ही निंदाजनक है। और राष्ट्रीय जनता दल की पूरी राजनीति सवर्णों को गालियां देने की रही है। यही राष्ट्रीय जनता दल है जिसने जब नरेंद्र मोदी जी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दिया तो राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा का बहिष्कार किया और उसका पूरा जोरदार विरोध किया। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है
जिनके सर्व सबसे बड़े नेता रघुवंश बाबू को अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में और अपमानित होना पड़ा और राष्ट्रीय जनता दल छोड़ना पड़ा है, तो जिनकी पूरी राजनीति भूरा बाल साफ करने की रही है, यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इनका खात्मा कर दो, और जिनके बल पर पूरी राजनीति करते रहे, आज फिर से ये बिहार को जात पात में बांटना चाहते हैं। इसलिए आज जो भी कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, भारतीय जनता पार्टी उसकी घोर भर्त्सना करता है। सुशील मोदी क्वारंटीन है, कोरोना पीड़ित है, जवाब में आक्रामक नहीं है, मगर तेजस्वी अपने पिता लालू यादव के जिस राज की तारीफ करते नहीं थक रहे, विरोधी उसी का भय दिखाकर जनता को सचेत कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो 15 साल के जंगल राज की वापसी को ही नारा बना दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लालू राज के दौरान हुए कारनामों का कच्चा चिट्ठा ही खोलकर बैठ गए। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने अराजकता बिहार में फैलाई थी। गुंडागर्दी हुई थी कि नहीं हुई थी? आप बताइए, अपहरण उद्योग चलता था कि नहीं चलता था? आज ये नौकरी देंगे, ये तो नौकरी छोड़ो, नौकरी करने वाले को लेने वाले बने हुए थे। आप बताइए, बिहार पलायन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? बिहार के लोग बाहर जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? किस मुंह से ये आपसे वोट मांगने आ रहे हैं? जाहिर है जंगल राज का प्रेत आसानी से पीछा तो नहीं छोड़ेगा। तेजस्वी को यह समझना होगा, नया बिहार सिर्फ नौकरियों से नहीं बनेगा, सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक संतुलन भी जरूरी है और जातियों के साथ उनका पूरा सम्मान भी। बिहार में जहां तीसरे राउंड में चुनाव होना है, वहां ओवैसी पहले चरण का प्रचार खत्म होने के बाद ही पहुंच गए और ओवैसी का भाषण बिल्कुल बदल गया है। ओवैसी बिहार के लिए एक नया लेकिन बहुत ही खतरनाक प्लान लेकर आए हैं। ओवैसी का ये प्लान क्या है, देखिए। डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस फ्रंट इस बात के लिए राजी है कि इंशाअल्लाह ताला हम आर्टिकल 371 के तहत बिहार में सीमांचल को इस तरह का मौका देंगे। ओवैसी ने बिहार चुनाव में बहुत बेतुकी बात कर दी है। बिहार में मुसलमान वोट को खींचने के लिए उन्होंने सीमांचल में 371 का कार्ड चला है। ओवैसी ने कहा कि बिहार में जीते तो सीमांचल में आर्टिकल 371 लागू कर देंगे। 371 देश के किसी भी इलाके को एक खास दर्जा देता है। देखा जाए तो 371 एक तरह से सॉफ्ट 370 है और ओवैसी इसे बिहार में लागू करने की बात कर रहे हैं। ये सीमांचल का हिस्सा है और हमारी लड़ाई 5 साल पहले सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई का हमने आगाज किया था और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला जब तक मुझे इस दुनिया में जिंदा रखेगा, जब तक मेरी जिंदगी वफा करते रहेगी, मैं सीमांचल जिंदाबाद के नारे लगाता रहूंगा। 371 देश के कई राज्यों में लागू है, लेकिन ऐसा वहां की भौगोलिक और सांस्कृतिक बातों को ध्यान में रखकर लागू किया गया था। सीमांचल में ऐसा कुछ नहीं, ये बिहार के बाकी इलाकों जैसा ही इलाका है। देश के संविधान में भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर अनुच्छेद 392 तक का जिक्र किया गया है। ये देश में किसी भी हिस्से को टेम्पररी, ट्रांजिशनल या स्पेशल प्रावधान देता है। 371A से जे श्रेणी कई राज्यों में लागू है। महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों को इसके तहत अलग से अधिकार है। ओवैसी ने अब सीमांचल के लिए, जहां विधानसभा की 40 सीटें आती हैं, उन्होंने 371 का कार्ड चल दिया है। 371 को लेकर क्या ओवैसी बिहार को बांटना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने सीमांचल से उम्मीद क्यों लगाई है? ओवैसी बिहार में जिस गठबंधन के बैनर तले सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, उसका नाम है ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट। इस गठबंधन और साथ में इसमें ओवैसी की पार्टी की हैसियत देखिए। मायावती की बहुजन समाज पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की RLSP यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ मिलकर ओवैसी ने बिहार में AIMIM बिहार के 243 सीटों में से 24 पर चुनाव लड़ रही है, यानी 10% सीट पर बाजी आजमा रही है। अब सवाल ये कि क्या ओवैसी अपने बल पर या अपने गठबंधन के जोर पर ऐसा कर सकते हैं? हम ना सिर्फ नारा भी लगाएंगे सीमांचल जिंदाबाद का, बल्कि सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि मैंने आज उपेंद्र कुशवाहा साहब से बात भी की और उनसे ये कहा कि आपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया उसमें इस बात को भी
शामिल कर लिया जाए कि भारत के संविधान की दफा 371 के तहत एक कमीशन बनना चाहिए ताकि सीमांचल की इंसाफ के लिए। आज ओवैसी 371 की शक्ल में सीमांचल के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। कल वो बंगाल के किसी हिस्से में 371 की बात करेंगे और मुमकिन है देश की राजधानी दिल्ली में भी अगली बार वो अपना उम्मीदवार उतारें तो 371 का वादा कर दें। 371 का मतलब और तफसील में समझिए। यह हिमाचल प्रदेश में लागू है, जहां बाहर का व्यक्ति खेती की जमीन नहीं खरीद सकता। नागालैंड में 371 के तहत नागा संप्रदाय के लिए अलग कानून है। वहां आपराधिक मामलों में राज्य के कानून के तहत सजा मिलती है। वहां देश का कानून लागू नहीं होता। नागालैंड के साथ मिजोरम में भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। कुछ ऐसी ही अलग पावर असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, गोवा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सरकारों के पास भी अलग अधिकार हैं। 371 के तहत स्थानीय लोगों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है। जिस तरह से हमारे मुल्क में मुख्तलिफ हिस्से, मिसाल के तौर पर सरजमीनी दक्कन में, गुलबर्गा, कर्नाटका में 371 के तहत एक कमीशन बनाया गया, उसमें सहूलत ये होती है कि उस इलाके को पैसे जो मिलते हैं वो इलाका तय करता है कि उस इलाके में कौन सा तरक्याती विकास का, डेवलपमेंट का काम करवाया जाए। ओवैसी बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर इससे कितना फर्क पड़ेगा, क्या उनको इसका एहसास नहीं? ऐसा मानना गलत होगा। लेकिन फिलहाल उनकी नजर सीमांचल की उन सीटों पर है जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है और इनमें से एक है 2019 में जब बिहार के किशनगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, तब AIMIM का उम्मीदवार 11,000 वोटों से जीता था, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल की सीट पर उसका उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा था और उसे 3,82,000 वोट मिले थे। ओवैसी की उम्मीद अब बिहार की उन 24 सीटों पर है जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। ओवैसी जानते हैं कि बिहार में वो अपने दम पर कोई कमाल नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी पार्टियों को मुश्किल में जरूर डाल सकते हैं। इस बार AIMIM ने 24 सीटों में से 6 सीटों पर दलित और ओवैसी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। ओवैसी की पार्टी इससे पहले महाराष्ट्र में खाता खोल चुकी है। वहां उसका एक सांसद है जबकि 2 विधायक हैं। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती की एक खूबसूरत तस्वीर चीन की और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाली है। दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।